हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, जिसमें हमने देखा था अब जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे और सेकेंड स्टेट के लोग थे वही फ्रांस की गवर्नमेंट को क्या करा रहे थे, रन करा रहे थे, और उन्हीं के पास सोशल और इकोनॉमिकल पावर थी। मतलब फ्रांस में जो कॉमन लोग थे, मतलब जो थर्ड क्लास के लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार कौन करते थे? फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकेंड स्टेट के लोग, जो कि चर्च और नोबलिटीज थे, क्योंकि उनके पास क्या था? पावर था और प्रॉपर्टी थी, मतलब पैसा था। अगर आप खुद ही सोचो कि यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार करे तो आप आवाज़ उठाएंगे नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। तो जो फ्रांस के नॉर्मल लोग थे, मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि उन्हें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें सब लोगों के पास इक्वलिटी हो, मतलब इक्वल वोटिंग राइट हो और इक्वल टैक्स लगने चाहिए। और साथ साथ उन्होंने मांग रखी कि उन्हें मोनार्की सिस्टम से आज़ादी चाहिए, और तीसरी मांग उन्होंने रखी कि उन्हें इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का। इसी डिमांड के चलते फ्रांस के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला। तो दोस्तों, जो ये रेवोल्यूशन हुआ था, इसकी बात पूरे एशिया और यूरोप देशों में होने लगी थी। लोग आपस में डिस्कस करने लगे थे कि अगर फ्रांस के लोगों के अंदर फ्रीडम और इक्वलिटी जैसी भावनाएं आ सकती हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती हैं। तो यह कॉन्सेप्ट था फ्रीडम, इक्वलिटी और फेडरनिटी का। ये आइडिया धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लग जाता है। अब यूरोप में लोगों को लगने लगता है कि सोसाइटी में चेंज आना पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें आइडिया मिल चुका था फ्रांस रेवोल्यूशन से। लेकिन लेकिन यूरोप के अंदर चेंज कैसे आएगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, उस समय यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग रहते थे और उनके आइडिया और सोचने का तरीका भी डिफरेंट था, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिबरल्स की। अब लिबरल्स कौन थे? लिबरल बेसिकली वे लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। वे चाहते थे कि सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहें और उन पर कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना हो। वे चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि लोगों द्वारा चुनी जाए, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी डायनेस्टिक रूलर उन पर राज करे, और और गवर्नमेंट वो काम करे जिससे लोगों का भला हो सके। एक ऐसी चीज थी जो लिबरल नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि हर एक को वोट डालने का अधिकार हो। वे केवल चाहते थे कि मेंस को वोट डालने का अधिकार हो, वो भी ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और साथ साथ इसके अलावा वह और किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। इनफैक्ट वह वुमेन्स को भी वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। सेकेंड, अब बात करते हैं रेडिकल्स की। तो रेडिकल्स वो लोग थे, ये चाहते थे कि कंट्री के अंदर गवर्नमेंट उन लोगों की बने जिनके पास मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो, और ये नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के पास प्रिविलेज हो, मतलब विशेष अधिकार हो। अगर प्रिविलेज हो भी तो सबके पास समान हो, लेकिन सारी की सारी संपत्ति एक के पास ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन कंजर्वेटिव की। अब कंजर्वेटिव वो लोग थे जो कि मोनार्की और नोबिलिटी को सपोर्ट करते थे, और कंजर्वेटिव वो लोग थे जो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज लाना चाहते थे। मतलब स्लोली स्लोली वो सोसाइटी में क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे। एकदम से वो सोसाइटी में बदलाव नहीं चाहते थे। अब अब दोस्तों, यूरोप था वह ऐसे दौर से गुजर रहा था जब यूरोप के अंदर नई नई सिटीज बन रही थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे थे, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था। इसी सबसे यूरोप को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला था, जिससे सोसाइटी में डेवलपमेंट तो हो रहा था, पर कई सारी समस्याएं यूरोप के अंदर आने लगी थी। इंडस्ट्रियल के कारण लोगों में फैक्ट्रीज में काम करने लगे थे और लोगों से काम ज़्यादा कराया जाता था, लेकिन उन्हें उनके बहुत कम पैसे दिए जाते थे। इसके अलावा लोगों को हाउसिंग और सैनिटरी की प्रॉब्लम भी होने लगी थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा था, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी और लोगों के पास काम कम था। अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्कर के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उन्हें क्या किया कि आवाज़ उठाना शुरू कर दी। किसके खिलाफ? जो फैक्ट्री ओनर थे, मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने चाहते थे। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं लोगों को क्या कहते थे? कंजर्वेटिव कहते थे। अब जो फैक्ट्री वर्कर थे, उन्हें लिबरल्स और रेडिकल्स पसंद आने लगते हैं, क्योंकि वे उनको क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो लिबरल और रेडिकल थे, उन्हें यह समझ में आ गया था कि ऐसे तो काम नहीं होने वाला है, अब उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ज़रूरत है रेवोल्यूशन की। तो जो यूरोप था उसमें अलग अलग जगहों पर रेवोल्यूशन एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही सबसे पहले शुरुआत होती है जर्मनी से, फिर धीरे धीरे ये पहुंचता है फ्रांस पे, और यही रेवोल्यूशन आगे चल के इटली पहुंचता है, और यह रेवोल्यूशन फिर पहुंच जाता है रसिया।
तो ये जो रेवोल्यूशन एक्टिविटी हो रही थी, ये रेवोल्यूशन कौन कर रहा था? बेसिकली ये रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे थे लिबरल्स और रेडिकल्स। और इनका मोटो क्या था? इनका बेसिकली एक ही मोटो था, इनको मोनार्की सिस्टम को जड़ से खत्म करना था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे किसी भी के पास पूरी पावर हो, मतलब किसी के पास एक पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। इनका बेसिकली यही मोटो था। अब जो यूरोप था उसके अंदर 19वीं सेंचुरी के मिड में सोशलिज्म के आइडिया धीरे धीरे फैलने लगा था। लोग सोशलिज्म आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, क्योंकि सोशलिज्म ही एक ऐसा तरीका था जिससे सोसाइटी में को अच्छे से चलाया जा सकता था। क्योंकि जो सोशलिज्म था उसकी मीनिंग होती है समाजवाद की एक ऐसी विचारधारा जिसमें समाज के अंदर हर एक सिटीजन के बीच में इक्वलिटी हो और जो प्रॉपर्टी है वह लोगों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और ना ही कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता था। तो यह सोशलिज्म का आइडिया था, वह लोगों को बहुत पसंद आने लगा था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि सोशलिज्म आएगा तो लोगों को सोसाइटी में अच्छे से रह पाएंगे। और तो जो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे उन्हें सोशलिस्ट कहते थे। मतलब सोशलिस्ट वो लोग थे जो सोशलिज्म की राह पर चलते थे। जो सोशलिस्ट थे वह प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। उनका मानना था कि सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऐसा उन्हें इसलिए लगता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग थे उनका केवल एक ही एम होता था, जो कि है प्रॉफिट कमाना। वे उन वर्कर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे जिसने उन्हें प्रॉफिट कमा के दिया था। अब दोस्तों जो सोशलिज्म था वह धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलता ही जा रहा था और फैलता ही जा रहा था। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि जो सोशलिज्म सोसाइटी थी आखिर वो चलेगी कैसे। इसके लिए कई सारे लोगों ने अलग अलग आइडिया शेयर किए ताकि सोशलिज्म सोसाइटी फ्यूचर में अच्छे से काम कर पाए। जैसे कि जो पहले सोशलिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट उन। यह चाहते थे कि लोगों के बीच में कोऑपरेट कम्युनिटी बनाई जाए, मतलब लोगों के बीच में एसोसिएशन फॉर्म किए जाएं, जिससे यह होगा कि लोग आपस में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वह आपस में बांट लिए जाएंगे। ऐसे ही एक और सोशलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्रेंस। ये भी कोऑपरेट सोसाइटी बनाना चाहते थे, लेकिन यह चाहते थे कि इनका सपोर्ट गवर्नमेंट करे कि लोगों को कोऑपरेट सोसाइटी बनाने के लिए, जिससे जो कैपिटलिस्ट को हटाया जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशलिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ बताया था कि सोशलिस्ट सोसाइटी आखिर चलेगी कैसे। उनमें से एक थे, इनका नाम था फ्रेडरिक एंगल, और दूसरे थे कार्ल मार्क्स। अब दोस्तों 1817 आते तक जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, पॉपुलर हो गया था। कहाँ पे? यूरोप के अंदर देखने को मिला था। अब जो सोशलिस्ट थे वो क्या, उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाने का प्लान बनाया और जिसका नाम रख दिया क्या, सेकेंड इंटरनेशनल। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी थी वह किसको सपोर्ट कर रही थी? सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे ही कई सारे देशों के अंदर उन्होंने अलग अलग एसोसिएशन फॉर्म किए और नई नई पार्टियां बनाई। जैसे कि जर्मनी था, उसके अंदर एक नई पार्टी बनी जिसका नाम रख दिया उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी प्रकार से ब्रिटिश था, इसने जो पार्टी फॉर्म की थी उसका नाम था लेबर पार्टी। इसी तरह से फ्रांस था, उसने भी एक पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह से कई सारी पार्टी सारे यूरोप में बनने लगी। ये वही पार्टी थी जो कि क्या कर रही थी, सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी और सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी। पर दोस्तों आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी सारी सोशलिज्म की पार्टी बनने के बावजूद भी किसी कंट्री के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी थी। लेकिन एक ऐसी कंट्री थी जिसके अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसका नाम था रसिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि रसिया के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई। साथ साथ हम जानेंगे कि रसिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ, और साथ साथ हम जानेंगे कि मोनार्की गवर्नमेंट को रसिया में कैसे हटाया गया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1940 में। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रसियन एम्पायर इन 1914। अब दोस्तों जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है वो इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है रसियन एम्पायर। अब इतने बड़े रसियन एम्पायर को आप देख सकते हैं, और इतने बड़े साम्राज्य का जो सम्राट है उसका नाम था जार निकोलस सेकेंड। अब दोस्तों जो रसियन एम्पायर था उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहा करते थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट, इसी प्रकार से यहाँ मुस्लिम रहा करते थे, साथ में यहाँ बुद्धिस्ट देखने को मिलते थे, और साथ साथ कैथोलिक थे। बट जो मेजर रिलीजन था, मेजर रिलीजियस लोग रहा करते थे, वो थे कौन थे? इनका नाम था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब जो रसिया में लोग रहा करते थे वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर। अब रसिया के अंदर जो इंडस्ट्रियां थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, और जो भी इंडस्ट्रियां थी केवल दो जगहों पर देखने को मिलती थी। जो पहली जगह थी उसका नाम था मॉस्को, और दूसरी जगह था इसका नाम था पीटरबर्ग। मतलब इतने बड़े रसिया के अंदर केवल दो जगहों पर इंडस्ट्री देखने को मिलती थी, और यहीं पर इंडस्ट्रियल वर्क हुआ करता था। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था।
1890 में रसिया के अंदर रेल नेटवर्क एक्सपेंड हुआ और कई सारी नई नई इंडस्ट्री बनने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कई सारे वर्कर फैक्ट्री में आकर काम करने लगे। 1940 में 31% वुमेन फैक्ट्री में काम कर रही थी और उनको जो पैसे दिए जाते थे वह मेल के कंपेरिजन में काफ़ी कम दिए जाते थे और जो वर्कर थे वह दूसरों से काफ़ी अलग थे। वे वर्कर एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर किसी भी वर्कर को कोई भी परेशानी होती थी तो सब मिलकर स्ट्राइक करते थे या काम बंद कर देते थे। तो दोस्तों, हमने देखा कि रशियन सोसाइटी सिटीज़ के अंदर कैसी थी। अब बात करते हैं रशियन सोसाइटी गांव में कैसी है। रसिया के अंदर जितने भी रूरल एरिया थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती करते थे, मतलब किसान थे, लेकिन उनके पास बहुत कम ज़मीनें होती थीं और कईयों के पास ज़मीन भी नहीं होती थी, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीनें थी वह नोबलिटीज़ और चर्चेस ने होल्ड कर कर रखी थी। इसलिए किसानों को मजबूरी में इन नोबलिटीज़ और चर्चेस के खेतों पर जाकर काम करना पड़ता था। किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नोबलिटीज़ से थी, क्योंकि प्लेजेंट का मानना था कि जो ज़मीनें नोबलिटी ने होल्ड कर कर रखी हैं उसकी असली हकदार पेजेंट्स हैं। अब जो रसिया के किसान थे बाकी यूरोप के किसानों से अलग थे। अब वो अलग क्यों थे? क्योंकि जब वो फसल उगाते थे तो मिलजुल कर फसल उगाते थे और जो भी अनाज उगता था उन्हें इकट्ठा कर लेते थे और बाद में जो भी प्रोडक्शन निकलता था उसे वे ज़रूरत के हिसाब से बांट लिया करते थे। तो दोस्तों, जो रसिया था वह 1914 से पहले जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी वो सारी की सारी इलीगल थी, मतलब वहाँ पार्टी बनाने का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन उसके बावजूद 1889 में एक इलीगल पार्टी फॉर्म होती है जिसका नाम था रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। अब नाम ही से क्लियर हो रहा था कि ये पार्टी किसके लिए बनाई गई थी, वर्कर के लिए और लेबर के लिए। और साथ साथ ये कहाँ एक्टिव थी? बेसिकली ये अर्बन एरिया में एक्टिव थी, मतलब ये शहर में ज़्यादातर एक्टिव रहती थी। अब 2 साल के बाद क्या होता है कि एक नई पार्टी फॉर्म होती है 1891 में, जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब ये जो पार्टी थी वह बेसिकली प्लेजेंट और फार्मर द्वारा बनाई गई थी। लेकिन प्लेजेंट को पार्टी की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन वापस लेनी थी, किससे? नोबेलिटी से, जो होल्ड करके रखे थे। और दूसरा रीज़न यह था कि उन्हें रसिया में नेचुरल सोशलिस्ट भी कहा जाता था। लोगों को लगता था कि जो प्लेजेंट हैं उनमें पहले से ही सोशलिज्म की खूबी है, इसलिए प्लेजेंट को लगता था कि हमें पार्टी बना लेनी चाहिए। ये हमेशा कहाँ एक्टिव रहते थे? रूरल एरिया में। तो दोस्तों, रसिया के अंदर 2 ये पार्टी बनी थी। पहली थी रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्किंग पार्टी, दूसरी थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। जो पहली पार्टी थी वह वर्कर्स ने बनाई थी और जो दूसरी पार्टी थी वह प्लेजेंट और लेबर ने बनाई थी। और जो पहली पार्टी थी वह अर्बन एरिया में, मतलब शहर में एक्टिव रहती थी, और जो दूसरी पार्टी थी वह रूरल एरिया, मतलब गाँव में एक्टिव होती थी। बट जो दोनों पार्टियाँ थीं वो दोनों की दोनों पार्टी कैसी थी? इलीगल थी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अधिकार नहीं दिया गया था पार्टी बनाने का। अब दोस्तों 1903 में क्या होता है, जो रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी वह 2 हिस्सों में या 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। पहले का नाम था बोल्शेविक, दूसरे का नाम था मेंशेविक। अब जो बोल्शेविक था उसके हेड था, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, और जो मेंशेविक था इसका हेड का नाम था जूलियस मार्टो। अब जो बोल्शेविक थे वह यह चाहते थे कि वह पार्टी में डिसिप्लिन बने रहे और नियम कानून के साथ चले, और वहीं जो मेंशेविक थे वो बिलीव करते थे कि पार्टी सबके लिए खुली हो और इस पार्टी में कोई भी आ जा सकता था। अब दोस्तों, जो राजा था जिसका नाम था जार निकोलस सेकेंड, उसके पास सारी की सारी पावर थी। रसिया के अंदर कोई पार्लियामेंट नहीं बनी थी और जो भी डिसीजन लेता था वह सारे के सारे डिसीजन कौन लेता था? जार निकोलस सेकेंड लेता था। अब रसिया और जापान के बीच में लड़ाई चल रही थी, मतलब वॉर चल रही थी, क्योंकि दोनों को क्रोशिया और मंचूरिया चाहिए था। अब जो रसिया था वह जापान से कई बार वार हार चुका था, लेकिन जो वहाँ का राजा था जान निकोलस सेकेंड, वह हार मानने को तैयार नहीं था। इतनी बार हारने के बाद भी वह फिर से जापान से वार करता है और वह वार फिर से हार जाता है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर कोई कंट्री लगातार वार करेगी और लगातार हारती जाएगी तो कंट्री पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? वार के चलते रसिया में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है और जो वर्कर थे उन्हें रहने में और खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अब जो वर्कर थे उन्होंने डिमांड रखी अपनी बेटर कंडीशन की और साथ साथ कुछ स्ट्राइक भी किए और कुछ एसोसिएशन भी फॉर्म किए। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि कुछ वर्कर होते हैं और उनके ग्रुप होता है जिनको लीड कर रहे थे फादर गैपन। वे क्या करते हैं, विंटर पैलेस के सामने जाते हैं और राजा के सामने अपनी आवाज़ उठाते हैं। पर जो राजा होता है
वह यह इन सब की बातें पसंद नहीं आती हैं और वह क्या करता है, पुलिस को ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है, जिसमें लगभग 100 वर्कर की जान चली जाती है और लगभग 300 वर्कर घायल हो जाते हैं। तो इस इंसिडेंट को हम कहते थे, क्या कहा गया था, ब्लडी संडे कहा गया था, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे। अब इस घटना के बाद लोगों के अंदर क्या हो जाता है, रिवॉल्यूशन की भावना जाग जाती है और लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। जगह जगह लोग स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। टर्स थे, वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे और लॉयर्स थे, वो क्या करते हैं, कई जगह पे अपने खुद के एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, खुद का यूनियन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ डिमांड करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अब जो राजा था रसिया का, वह प्रेशर में आ गया था। अब उसे इस बात का डर था कहीं लोग अब कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं और वह यह नहीं चाहता था कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन उसने लोगों के प्रेशर में आकर अलाउ कर दिया, किसके लिए, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के लिए, और जिसे उन्होंने आगे चल के क्या नाम दे दिया, डूमा कहा जाता था। अब जो पहला ड्यूमा बनी थी वह पहले 75 दिन के अंदर ही सस्पेंड कर दी गई। फिर क्या होता है, 3 महीने बाद फिर से एक नई डूमा बनाई जाती है। अब सेकेंड डूमा राजा ने उसे भी डिसमिस कर दिया, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसमें उसकी पावर कम हो। और फिर कुछ समय बाद तीसरी डूमा बनी। अब तीसरी डूमा जब बनाई गई तो उसमें राजा के कुछ वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया गया और ऐसे लोगों को डूमा में रखा गया जो राजा के सपोर्टर थे, जिन्हें सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं था, जिन्हें हम कंजर्वेटिव कहा जाते थे। और जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे उन्हें डूमा से बाहर कर दिया गया। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेंट पीटरबर्ग का नाम था वह बदलकर पेट्रोगेट कर दिया गया था, क्योंकि जो सेंट पीटरबर्ग था वह एक जर्मन नेम था और वहाँ जर्मनी से क्या चल रही थी, वॉर चल रही थी और लोग जर्मनी से नफरत भी करते थे। अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, वॉर बढ़ती चली जा रही थी और लोगों पर राजा का भरोसा उड़ता जा रहा था और जनता धीरे धीरे जो राजा को सपोर्ट कर रही थी वो अब बंद कर देती है। अब जो सपोर्ट कर भी रहे थे वो भी राजा का सपोर्ट छीन लेते हैं। अब उसके मेनली बेसिकली 3 कारण थे। अब वो पहला कारण यह था कि राजा ने जो डूमा की पार्टी के साथ कंसल्ट करना बंद कर दिया था, जिससे जो कंजर्वेटिव लोग थे वे भी राजा के अगेंस्ट में हो जाते हैं। अब दूसरा कारण यह था कि ये जो बंदा दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है राजपुतीन, जो कि राजा का एडवाइजर था, मतलब राजा को सलाह देता था। बट रसिया के लोग थे वो राजपुतीन को पसंद नहीं करते थे, क्यों, उन्हें ऐसा लगता था कि राजपुतीन एक पुअर एडवाइजर है। लेकिन जो राजा था वह केवल राजपुतीन से ही एडवाइस लिया करता था। अब तीसरा कारण यह था, जो रानी थी रसिया की वह जर्मनी की रहने वाली थी, तो लोगों के दिमाग में यह चल रहा था कि रानी जर्मनी की है तो राजा जर्मनी से कैसे लड़ सकता है। ये कुछ कारण थे जिससे लोगों ने राजा के ऊपर से सपोर्ट अपना वापस ले लिया था। अब 1940 से लेकर 1960 तक जो रशियन आर्मी थी वह पूरी तरीके से हारने लगी थी जर्मनी और ऑस्ट्रियन आर्मी से। अब क्या होता है, 1917 आते आते तक लगभग 7 मिलियन लोग मारे गए थे इस वॉर में और जो 3 मिलियन लोग थे उनको रहने के लिए घर भी नहीं बचा था और जो क्रॉप थी वह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और जो रेलवे लाइन थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और इस वॉर का असर इंडस्ट्री पर भी देखने पड़ा था। ज़्यादातर जो वर्कर हुआ करते थे वे वॉर में लड़ने के लिए बुला लिए गए थे। अब साथ साथ जो सप्लाई थी गुड्स की वो भी बंद हो चुकी थी, किसके कारण, वॉर के कारण। और साथ साथ जो बिल्डिंग हुआ करती थी आसपास वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और साथ साथ जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी वो भी उस समय क्या हो गई थी, बंद पड़ गई थी। और साथ साथ क्या देखने को मिला था, फूड शॉर्टेज भी देखने को मिली थी। अब फूड शॉर्टेज क्यों देखने को मिली थी, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड हुआ करता था वो आर्मी के लिए चला जाया करता था। मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था इसके कारण लोगों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। दोस्तों जो रसिया की कैपिटल थी पेट्रोग्रेड, उसके बीच से एक नदी बहती थी जिसका नाम था नेवा नदी। अब नेवा नदी के राइट में कौन लोग रहा करते थे, पुअर लोग रहा करते थे, जैसे वर्कर्स और फैक्ट्रियाज यहीं थी जो कि वर्कर यहाँ पे काम करते थे। और वहीं जो लेफ्ट हैंड साइड हुआ करता था ये फेवरेबल कंडीशन वाला एरिया था। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता था, वेंटर पैलेस यहीं पे था, साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग भी देखने को मिलती थी और साथ साथ यहाँ पे हमें डूमा भी देखने को मिलता था। तो दोस्तों 1970 में फरवरी के मंथ में पेट्रोग्रेड में जोर की सर्दी पड़ रही थी और जो वर्कर थे उन्हें खाने की भी प्रॉब्लम होने लगी थी और ऊपर से जो गवर्नमेंट थी उसने 22 फरवरी को फैक्ट्री भी बंद कर दी थी, जिससे गुस्सा होकर सारे वर्करों ने लेफ्ट बैंक से राइट बैंक की तरफ जाने का फैसला लिया, लगभग 50 वर्करों ने। और उन्होंने नेवी की प्रोस्पेक्ट पे एक जगह थी वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसे देखकर गवर्नमेंट ने वहां पे क्या करती है, वो उस वाली एरिया में कर्फ्यू लगा देती है, जिससे मजदूर थे वह वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो मजदूर थे वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, जो 24 और 25 फरवरी को फिर से वापस आते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो राजा रहता है उसने क्या किया, उन पर नजर रखने के लिए कैवलरी और पुलिस को बुलाया। अब दोस्तों जो सोल्जर थे वो भी राजा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और जो वर्कर थे वो भी राजा से पहले से परेशान थे।
तो वे क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक नई यूनियन को फॉर्म करते हैं, जिसका उन्होंने नाम रखा पेट्रोगेट सोवियत। अगले दिन क्या होता है, कुछ लोग जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो राजा से मिलने के लिए जाते हैं और राजा को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। तो जो राजा होता है वह इनकी बात क्या होता है, मान लेता है और फाइनली 2 मार्च 1917 को राजा अपने पद से रिजाइन कर देता है। अब जो पेट्रोगेट सोवियत थे, उन्होंने डूमा के साथ मिलकर एक नई सरकार का क्या किया, फॉर्म किया उन्होंने। जो पेट्रोगेट थे और डूमा ने मिलकर क्या करी, नई सरकार बनाई, जिसे बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वही क्या कर रही थी, कंट्री को चला रही थी। इसी बीच इसकी एंट्री होती है, हमारे का नाम था वेल्दिमिर लेनिन की। अब जो लेनिन था उसने क्या किया, गवर्नमेंट से बेसिकली 3 मांगे रखी। पहली मांग यह थी कि उसने पहली डिमांड ये रखी कि जो वॉर लंबे समय से जो वॉर चल रही है उसको क्लोज कर दिया जाए, मतलब समाप्त कर दिया जाए। दूसरी मांग उसने ये रखी कि जो जमीनें हैं वह प्लेजेंट और फार्मर को दे दी जाए। और उसने तीसरी शर्त ये रखी, जो बैंक था उसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया जाए। इन्हीं तीन डिमांडों को बेसिकली क्या बोला जाता है, अप्रैल थीसिस कहा जाता है। और जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका भी उसने नाम बदलने की सलाह दी। क्या नाम बदलने की सलाह दी कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या कर देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। अब दोस्तों जो लेनिन था उसे लग रहा था कि आने वाले समय में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वह वर्कर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसा उसे क्यों लग रहा था, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके अंदर ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो पहले से लैंडलॉर्ड थे। बड़े बड़े हम क्या थे, इसमें बिजनेसमैन देखने को मिलते थे और साथ साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि पहले से आर्मी ऑफिसर थे। अब आपको ये पहले से पता है कि अमीर लोग से वर्कर की कितनी लंबी लड़ाई चलती रहती है। तो तो धीरे धीरे वर्कर का मूवमेंट फैलने लगा। फैक्ट्री में कम्युनिटी बनने लग गई, ट्रेड यूनियन बनने लग गए, आर्मी सोल्जर कम्युनिटी बनाने लगे। ये सब देखकर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसे लग रहा था कि उसकी पावर क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। और जो बोल्शेविक पार्टी थी जो उसकी पावर क्या है, धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने कुछ बुरे स्टेप लेना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि जब भी कोई लीडर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता या आवाज़ उठाता तो वे क्या करते, उनको जेल में डाल देते। जिससे क्या होता कि जो वर्कर थे और कई सारे लोग थे उन्हें ये गवर्नमेंट अब क्या लगने लग गई थी, बुरी लगने लग गई थी। और धीरे धीरे जो बोल्शेविक थे और प्रोविजनल गवर्नमेंट थे उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो लेनिन था उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने का फैसला लिया। जितनी भी सपोर्टर थे बोल्शेविक के, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो सोवियत के हों, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हों, फाइनली उन्होंने 16 अक्टूबर 1970 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत में परस्यू कर दिया। अब सोवियत के साथ मिलकर उन्होंने एक मिलिट्री रिवॉल्वनरी कम्युनिटी एमआरसी बनाई, जिसका हेड बनाया गया लियोन ट्रोट्स्की को अपॉइंट किया गया। अब सभी लोग तैयार हो चुके थे इसके लिए, अपराइजिंग करने के लिए, मतलब रिवोल्ट करने के लिए, जिसके अगेंस्ट में, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन लेनिन ने किसी को भी नहीं बताया था कि रिवोल्ट करने के लिए, वो बात को क्या कर रहा था, सीक्रेट रख रहा था। बट फाइनली 24 अक्टूबर को बोल्शेविक क्या कर देता है, रिवोल्ट कर ही देता है। इसे देखकर जो प्राइम मिनिस्टर रहता है करेंस्की, वो ऑर्डर देता है इसको, ट्रूप्स को, सेना को ऑर्डर देता है कि जाओ जाके 2 बोल्शेविक बिल्डिंग को क्या कर लो, सीज कर लो। पर जो बोल्शेविक थे वो भी कौन से कम थे, उन्होंने क्या किया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के में जितने भी मिनिस्टर थे और ऑफिसर थे उन सबको पकड़ लिया, यानी कि अरेस्ट कर लिया। अब जो लड़ाई चल रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में, इसमें जीतता कौन है, ऑब्वियसली बात है, कौन जीतता है, बोल्शेविक जीतता है। अब बोल्शेविक जैसे ही जीतता है सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है, बोल्शेविक के पास पावर आ जाती है, मतलब लेनिन के पास सारी की सारी पावर आ जाती है। तो सबसे पहले लेनिन क्या करता है, जितने भी बैंक रहते हैं उनको क्या कर देता है, वो नेशनलाइज कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, जितनी भी इंडस्ट्री रहती है उनको भी नेशनलाइज कर देता है। और दोस्तों आपको पता है कि जो लेनिन था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में था, इसलिए उसने क्या किया, लैंड को क्या करता है, वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। अब जो प्लेजेंट्स थे उन्होंने अलाउ कर देता है नोबिलिटीज की जमीन को छीनने के लिए। उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म को भी क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। और साथ साथ क्या किया था, उन्होंने एक हेड भी इंट्रोड्यूस कर दी थी, इसके थ्रू, कंपटीशन, क्लॉथिंग कंपटीशन के थ्रू। उसे क्या बोलते थे, बेसिकली सोवियत हेड कहते थे। वो इस टाइप की दिखाई देती थी जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। और जो इतने समय से बोल्शेविक नाम चला आ रहा था उसका नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। अब क्या होता है, नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक रहता है वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। अब लेनिन को लग रहा था कि वह आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि उसने अभी अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को हराया था और उसने देश के लिए बहुत कुछ किया था। तो बोल्शेविक को लग रहा था कि वह थोड़ी हार सकते हैं। पर होता क्या है, जैसे ही इसका रिजल्ट खुलता है तो जो बोल्शेविक पार्टी रहती है वो फेल हो जाती है मेजोरिटी सपोर्ट पाने में, मतलब हार जाती है। अब इस बात से जो लेनिन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और वो क्या करता है, असेंबली को क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है कि अब कोई इलेक्शन नहीं होगा, अब जो गवर्नमेंट फॉर्म्ड होगी वह मैं ही बनाऊंगा। अब जो लेनिन था उसने सबसे पहले क्या किया, जर्मनी से जाके
ट्री सिटी साइन की मार्च 1980 में। अब आपको पता है कि जर्मनी था वो रसिया का कितना बड़ा दुश्मन था वर्ल्ड वार फर्स्ट में। इन सब के अलावा लोगों के उसने फंडामेंटल राइट भी छीन लिए थे और फ्रीडम भी छीन ली थी। अब जो रसिया था बेसिकली वो वन पार्टी स्टेट बन चुका था। अब जो लेनिन था उसने एक सीक्रेट पुलिस को भी लोगों के बीच में छोड़ रखा था, जिसका यह काम था कि जो भी उसके अगेंस्ट में आवाज उठाता था तो ये पुलिस क्या करती थी, उनको पनिश करती थी। और जो लोग लेनिन के बारे में अच्छा कहा करते थे वो सारे के सारे अब दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने लेनिन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि कंट्री के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, सिविल वार होना स्टार्ट हो जाती है। अब कई सारे लोग रसिया के अंदर सिविल वार करने लग जा रहे थे। अब सिविल वार बेसिकली किनके बीच हो रहा था? अब सिविल वार बेसिकली 3 लोगों के बीच में हो रहा था। पहले वो लोग थे जिन्हें रेड कहा जाता था, दूसरे वो लोग थे जिन्हें ग्रीन कहा जाता था, और तीसरे वो लोग थे जिन्हें व्हाइट कहा जाता था। अब बेसिकली रेड वो लोग थे जिन्हें बोल्शेविक का सपोर्टर माना जाता था, मतलब लेनिन का सपोर्टर माना जाता था। अब ग्रीन लोग वो थे जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से बेसिकली प्लेजेंट थे इस वाले ग्रुप में। और व्हाइट वाले ग्रुप में कौन लोग थे? जो कि राजा के सपोर्टर थे, मतलब प्रो टाजिस्ट थे, और जो राजा को मतलब राजाशाही शासन को ही पसंद करते थे, मतलब मोनार्की सिस्टम को ही सपोर्ट करते थे। अब दोस्तों जो सिविल वॉर थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, और सिविल वॉर किसके बीच चल रही थी? इन तीनों के बीच में बहुत भयंकर तरीके से चल रही थी, क्योंकि तीनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब दोस्तों जो ग्रीन्स थे और व्हाइट्स थे उनको क्या हुआ था, बाहर से सपोर्ट मिल रहा था। बाहर से सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री भी उनको क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी कंट्री में सोशलिज्म फैले। उन्हें डर था कि आज सोशलिज्म रसिया के अंदर स्प्रेड हो रहा है तो कल उनकी कंट्री में भी सोशलिज्म की डिमांड उठ सकती है। इसलिए उन्होंने बोल्शेविक को सपोर्ट ना करके ग्रीन और व्हाइट को सपोर्ट किया। लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी ग्रीन और व्हाइट क्या होते हैं, हार जाते हैं। और इसमें जीत किसकी होती है तुम्हारी? फिर से इसमें किसकी जीत होती है? बोल्शेविक की फिर से इसकी जीत हो जाती है, मतलब रेड की इसमें जीत हो जाती है। अब धीरे धीरे जनवरी 1929 तक जो पावर होती है वो बोल्शेविक के पास फिर से वापस आ जाती है। अब जो लेनिन था और बोल्शेविक थे उन्होंने जो जो वादे किए थे उन वादों को वो कहते हैं पूरे करने का समय आ चुका था। अब वो क्या करते हैं, एक 5 ईयर का प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप होने लगा था और लोगों की हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी ठीक ठाक डेवलप कर रही थी। तो ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कर रहे थे बोल्शेविक के लोग, वो है बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। अब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक क्या होता है, लेनिन की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो लेनिन की डेथ हो जाती है। अब लेनिन की मौत के बाद एक नया लीडर देखने को मिलता है जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। 1927 से 1928 के बीच में आते आते अनाज की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है रसिया के अंदर, और जो गवर्नमेंट थी उसने जितनी भी अनाज के भंडार थे उनके प्राइजेस को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। अब दोस्तों जो प्राइस थे वो फिक्स हो चुके थे, इसलिए जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अनाज बेचने देना बंद कर दिया। अब दोस्तों जो स्टालिन था उसने क्या किया, सारे के सारे यूरोप में क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि उसको पता था, लग रहा था उसको कि जितने भी रिच प्लेजेंट हैं उन्होंने ग्रेन को क्या किया, छुपा के रखा हुआ है। जब ग्रेन की प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तब उन्हें वहाँ बेचेंगे। पर जो स्टालिन था उसने ग्रेन देना कंपलसरी कर दिया था, मतलब यदि आपके पास ग्रेन है तो आपको ग्रेन देना ही पड़ेगा। अब 1928 में जो स्टालिन की पार्टी के मेंबर थे भी सिटीज और टाउन में क्या करते, घूमना शुरू कर देते हैं, और जहाँ कहीं भी उन्हें ग्रेन मिल सकता था वहाँ पे वे क्या करते, जबरदस्ती ग्रेन को इकट्ठा कर लेते थे। इसके अलावा जो अमीर फार्मर थे जिन्हें कुलक्स बोला जाता था उन पर उन्होंने क्या कर दी, रेड मारना शुरू कर दी। अब इतना सब करने के बाद भी ग्रेन की शॉर्टेज देखने को मिली, तो इसके लिए स्टालिन ने एक क्या किया, प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिस प्रोग्राम का नाम था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब जिसमें लोगों की ज़मीनों को इकट्ठा किया जाता था ताकि मॉडर्न मशीन का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, और बाद में जो प्रोडक्शन हुआ करता था उसे लोगों में बांट दिया जाता था। और जो स्टालिन था उसने सारे किसानों को कलेक्टिव फार्मिंग करना कंपलसरी कर दिया था, मतलब उन्हें फोर्स कर रहा था कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। जब किसान उसकी बात नहीं सुनते थे तो उन्हें वो जेल में डाल दिया करता था, और इस बात से जो प्लेजेंट थे अब वो गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी लाइफ स्टॉक को क्या किया, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी कंट्री में जो ग्रेन का प्रोडक्शन था वो बढ़ नहीं पाया था। अब 1930 से 1933 के बीच आते आते लगभग 4 मिलियन लोगों की क्या हो जाती, मौत हो जाती है भूख के कारण। अब जो स्टालिन के पार्टी के लोग थे वे खुद स्टालिन को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो स्टालिन ने क्या किया कि जो भी उसके अगेंस्ट में होता था उसके ऊपर सोशलिज्म के अगेंस्ट में धोखाधड़ी का केस के चार्ज लगा दिया जाता था, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता था या लेबर कैंप में भेज दिया जाता था। और ऐसा करते हुए उसने 1939 तक लगभग 2 मिलियन लोगों को क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था, या लेबर कैंप में उसने क्या कर दिया था, लोगों को भेज दिया। The global influence of the Russian Revolution
and the USSR. दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन के कारण कई सारे कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी थी। तो जो बोल्शेविक था उसने कई सारे लोगों को इंस्पायर किया था किसके लिए, कम्युनिस्ट को सारे वर्ल्ड में फैलाने के लिए, मतलब सोशलिज्म को सारे वर्ल्ड में फैलाने के लिए। अब जो बोल्शेविक था उसने क्या किया, सितंबर 1920 में मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था द कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। इसमें कई सारे लोगों ने वर्ल्ड के लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। बेसिकली कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, बाकू में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको होस्ट किया था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने। बोल्शेविक में कमेंटर भी बनाया गया था जिससे सोशलिज्म को और भी ज्यादा अच्छे से फैलाया जा सके ऑन द इंटरनेशनल लेवल। और यूनिवर्सिटी को भी बोल रखा था कि उन्हें भी सोशलिज्म के बारे में सिखाया जा सके। और जब वर्ल्ड वार 2 आया तो सोशलिज्म और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में भी कई सारे लोग रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। बट रसिया पूरी तरीके से सोशलिस्ट कंट्री कभी नहीं बन पाया और ना ही लोगों को पूरी तरीके से फ्रीडम मिल पाई थी। बट जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी वह पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुकी थी बाई रशियन रेवोल्यूशन। हमारा जो चैप्टर होता है वो यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास 9 की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।